नमस्कार। आज हम बात करेंगे वजीर एक्स की। भारत का एक जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज जो आजकल काफ़ी मुश्किलों में है, और कुछ बहुत ही ज़रूरी डेवलपमेंट्स हुए हैं जिन पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। एक न्यूज़ अपडेट है हमारे पास जो सीधे सीधे वजीर एक्स के भविष्य और लाखों यूजर्स के पैसों से जुड़ा है। तो आज का हमारा मकसद है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है इसको थोड़ा समझें, परत दर परत खोलें। खास तौर पर दो अलग अलग देशों में, मतलब भारत और सिंगापुर में अदालती कार्रवाइयां चल रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट पारदर्शिता मांग रहा है और सिंगापुर में तो आज एक बड़ा फैसला होना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जुलाई 2024 के वो जो बड़ा साइबर अटैक हुआ था जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ, उसके बाद अब वजीर एक्स के लिए आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ये उलझी हुई स्थिति क्या है। एक तरफ पारदर्शिता की मांग, दूसरी तरफ अस्तित्व का सवाल। ये सब कैसे जुड़ा है? पहले भारत की बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का जो ताज़ा आदेश आया है, अदालत ने वजीर एक्स के संचालक जान माई लैब्स को कहा है कि वो बाइनेंस, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके साथ सारे संबंध, सारे समझौते, सब कुछ बताए। ये तो काफ़ी अहम कदम लगता है ना? सिर्फ एक रूटीन आदेश तो नहीं लगता ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसे आप वजीर एक्स पर बढ़ते रेगुलेटरी प्रेशर के तौर पर देख सकती हैं। याद है जुलाई 2024 में वो जो बड़ा साइबर हमला हुआ था? हाँ, बिल्कुल। जिसमें करीब $235 मिलियन का नुकसान हुआ। बहुत बड़ी रकम थी वो। तब से यूजर्स और रेगुलेटर्स दोनों ही जवाबदेही मांग रहे थे। और ये बाइनेंस वाला जो रिश्ता है ना वजीर एक्स का, ये हमेशा से थोड़ा धुंधला सा रहा है। हाँ, वो पहले खबर आई थी कि अधिग्रहण हो गया, फिर बाइनेंस ने कहा नहीं हुआ। काफी कंफ्यूजन था। एग्जैक्टली। और वही अस्पष्टता अब सवालों के घेरे में है। तो कोर्ट का ये कहना कि सारे संबंध उजागर करो, ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स अब सिर्फ ऊपरी बातों से संतुष्ट नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, खासकर तब जब लाखों यूजर्स का पैसा फंसा हुआ है। सही। और ये सिर्फ वजीर एक्स के लिए ही नहीं है, ये पूरे इंडियन क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक मैसेज है कि भाई अब आपको ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, ज्यादा अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और हाँ, ये वजीर एक्स की तरफ से शायद यूजर्स का भरोसा वापस जीतने की एक कोशिश भी हो सकती है। थोड़ी देर से ही सही, पर जरूरी कोशिश। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि क्रिप्टो को लेकर जो पहले थोड़ी ढील दिखती थी रेगुलेटर्स की तरफ से, वो अब खत्म हो रही है, सख्ती बढ़ रही है। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही लग रहा है। देखिए, ये आदेश सिर्फ वजीर एक्स बाइनेंस संबंधों तक ही सीमित नहीं है। ये एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। दुनिया भर में रेगुलेटर्स अब क्रिप्टो एक्सचेंजों के कामकाज, उनकी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग और सबसे जरूरी यूजर फंड्स की सेफ्टी को लेकर ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। पहले शायद इसे एक टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा रहा था, लेकिन अब जब इसमें इतने सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है तो जांच का बढ़ना तो स्वाभाविक है। सही बात है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये कदम इसी बढ़ती निगरानी, इसी बढ़ती स्क्रूटनी का एक पक्का उदाहरण है। और ये पारदर्शिता सिर्फ आगे के लिए नहीं, पीछे जो हुआ उसकी जवाबदेही तय करने के लिए भी है। ठीक है, तो ये तो हुई दिल्ली की बात, जहां फोकस है पारदर्शिता पर, पिछले रिश्तों पर। लेकिन असली ड्रामा, जैसा आपने कहा, शायद आज सिंगापुर में होने वाला है। आज 3 सितंबर 2025 वजीर एक्स की किस्मत का फैसला। सिंगापुर कोर्ट में फाइनल हियरिंग है। यहां क्या दांव पर है, ये थोड़ा बताइए। ये कहानी यहां से और इंटरेस्टिंग हो रही है। यहाँ असल में वजीर एक्स का पूरा वजूद ही दांव पर लगा है। मतलब एक्सचेंज बचेगा या नहीं बचेगा। ये सुनवाई उस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर फोकस्ड है जो कंपनी ने साइबर हमले के बाद खुद को बचाने और लेनदारों को कुछ पेमेंट करने के लिए बनाया था। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मतलब कंपनी को बचाने की एक योजना? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो कंपनी को पूरी तरह बंद होने से बचाने, यानी लिक्विडेशन से बचाने, और अपने क्रेडिटर्स, मतलब वो लोग या कंपनियां जिनका पैसा वजीर एक्स पर बकाया है, उनको उनके पैसे वापस करने का एक तरीका। ये प्रपोज्ड तरीका है। और इस प्लान पर वो खबर थी कि 95% क्रेडिटर्स ने हाँ बोला। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, 95%। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। 95% क्रेडिटर्स का सपोर्ट मिलना पहली नजर में तो ये दिखाता है कि भाई जिन लोगों का पैसा फंसा है उनमें से ज्यादातर को लगता है कि ये प्लान ही उनके नुकसान की भरपाई का शायद सबसे अच्छा या कह लीजिए एकमात्र प्रैक्टिकल रास्ता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या मतलब? 95% सपोर्ट को सीधा भरोसा नहीं मानना चाहिए? इसे आंख बंद करके भरोसा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है ये क्रेडिटर्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, शायद मजबूरी का फैसला हो। अच्छा, कैसे? सोचिए, उनके पास ऑप्शन क्या है?
या तो इस प्लान को सपोर्ट करें, जिसमें शायद उम्मीद है कि पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा, भले ही देर से मिले या पूरा ना मिले, या फिर प्लान रिजेक्ट कर दें। अगर प्लान रिजेक्ट होता है तो कंपनी लिक्विडेशन में जा सकती है, मतलब कंपनी की सारी संपत्ति बेचकर पैसा चुकाया जाएगा। और लिक्विडेशन में अक्सर क्रेडिटर्स को या तो बहुत कम मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता, और प्रोसेस भी बहुत लंबा खिंचता है। ओह, ओके। तो हो सकता है ये 95% वोट इस बात का संकेत हो कि क्रेडिटर्स सोच रहे हैं कि डूबते जहाज से जो मिल जाए वही सही। समझ गया, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली सिचुएशन हो सकती है उनके लिए। बिल्कुल। इसीलिए क्रेडिटर्स का वोट जरूरी तो है, पर आखिरी फैसला सिंगापुर की अदालत का ही होगा। कोर्ट सिर्फ वोटिंग परसेंटेज नहीं देखेगी, वो प्लान की लीगैलिटी देखेगी, उसकी व्यवहारिकता, क्या ये प्लान सच में काम कर सकता है और क्या ये सभी पार्टियों के लिए फेयर है, इसकी जांच करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि प्लान ठीक है, लीगल है, तो वो अप्रूव कर देगी। इसे वजीर-एक्स को एक लाइफलाइन मिल सकती है, रिकवरी प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि प्लान में दिक्कतें हैं या ये फेयर नहीं है, तो वो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर वजीर-एक्स का भविष्य बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शायद वो बंद होने की कगार पर पहुंच जाए। ये सब कुछ घूम फिर कर जुलाई 2024 के उस साइबर हमले पर आ जाता है। $235 मिलियन की चोरी, उसी ने तो वजीर-एक्स को इस हालत में पहुंचाया है। उस हमले का असर सिर्फ पैसों का ही था या कुछ और गहरा था? नहीं, वो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, जैसा आपने कहा, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो भरोसे का खून था एक तरह से। जुलाई 2024 का वो साइबर अटैक इंडियन क्रिप्टो हिस्ट्री की शायद सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच थी। हैकर्स ने एक्सचेंज के सिस्टम को तोड़ा और करीब $235 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। इसका फौरी असर ये हुआ कि एक्सचेंज पर ट्रेडिंग रोक दी गई, विड्रॉल्स बंद हो गए। हाँ, वो याद है मुझे, अफरा तफरी मच गई थी। बिल्कुल। लाखों यूजर्स जिनका पैसा एक्सचेंज पर था, वो एकदम से अपने फंड्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। पैनिक था, गुस्सा था। इस एक घटना ने न सिर्फ वजीर-एक्स की फाइनेंशियल हालत खराब की, बल्कि उसकी रेपुटेशन को जमीन पर ला दिया। सही बात है। जो एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद होने का दावा करता था, उसकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, ये सवाल सबके मन में था। यूजर्स का भरोसा टूट गया और तभी से कंपनी इस संकट से निकलने, फंड्स रिकवर करने, जिसमें वैसे बहुत कम कामयाबी मिली है, और किसी तरह रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान उसी कोशिश का हिस्सा है जिस पर आज सिंगापुर में फैसला होना है। उस हमले ने क्रिप्टो एक्सचेंजों की सिक्योरिटी पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए थे, जिनके जवाब अभी तक पूरी तरह मिले नहीं हैं। तो अब ये सारी बातें, दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर, सिंगापुर की हियरिंग, वो 95% वोट वाला पेंच, साइबर अटैक का बैकग्राउंड, इन सबको अगर हम जोड़कर देखें तो एक आम निवेशक के लिए या कोई जो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पे नजर रखता है, उसके लिए इसका मतलब क्या है, निचोड़ क्या निकलता है? इसके कई मतलब निकलते हैं, अलग अलग लेवल्स पर। सबसे पहले और सबसे डायरेक्ट वजीर-एक्स के यूजर्स के लिए सिंगापुर का आज का फैसला उनकी जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। अगर प्लान मंजूर होता है तो उन्हें अपने फंसे हुए पैसों का कम से कम कुछ हिस्सा वापस मिलने की एक उम्मीद बंधेगी। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये प्लान की डिटेल्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक रास्ता खुलेगा। अगर प्लान खारिज होता है तो उनके पैसे वापस मिलने की राह और भी ज्यादा मुश्किल और ज्यादा अनिश्चित हो जाएगी। उनके लिए आज का दिन उम्मीद और नाउमीदी के बीच झूल रहा है। और दिल्ली वाले आदेश का क्या असर होगा उन पर? वो सीधे पैसे वापसी से जुड़ा है। नहीं, दिल्ली वाला आदेश सीधे पैसे वापसी से नहीं जुड़ा है, लेकिन ये भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वजीर-एक्स बच जाता है तो बाइनेंस के साथ संबंधों में जो पारदर्शिता आएगी, उससे शायद भविष्य में एक्सचेंज का कामकाज ज्यादा जवाबदेह बने। इससे मैं फिर कहूंगी शायद यूजर्स का थोड़ा भरोसा वापस आ सके। लेकिन ये सब तभी होगा जब एक्सचेंज सिंगापुर वाली मुश्किल पार कर ले। ठीक है, ये तो हुई यूजर्स की बात। अब थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, क्रिप्टो मार्केट के लिहाज से। क्रिप्टो मार्केट के लिए वजीर-एक्स का मामला एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन गया है। ये दिखा रहा है कि जब एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड एक्सचेंज इतने बड़े क्राइसिस में फंसता है, साइबर अटैक, फिर फाइनेंशियल संकट, तो होता क्या है। इससे कई जरूरी मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहला, रेगुलेटरी रिएक्शन। दिल्ली कोर्ट का आदेश दिखाता है कि रेगुलेटर्स अब चुप नहीं बैठेंगे, खासकर जब यूजर इंटरेस्ट्स दांव पर हों। दूसरा,
यूजर प्रोटेक्शन, फंड्स रिकवरी का प्रोसेस और उसकी कामयाबी या नाकामी ये बताएंगी कि मौजूदा सिस्टम यूजर्स के हितों की कितनी रक्षा कर पाता है। सही। तीसरा, एक्सचेंज की स्टेबिलिटी। क्या क्रिप्टो एक्सचेंज इतने बड़े झटके झेलने और उनसे उबरने के लिए वाकई तैयार है? उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना मजबूत है? ये बड़े सवाल है। और चौथा, इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस। जैसा हम देख रहे हैं, एक्सचेंज इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, ज्यादातर यूजर्स इंडियन हैं, लेकिन फैसला सिंगापुर के कोर्ट में हो रहा है। ये क्रिप्टो बिजनेस के ग्लोबल नेचर और उससे जुड़ी लीगल और रेगुलेटरी चुनौतियों को साफ दिखाता है। हाँ, ये इंटरनेशनल एंगल वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक इंडियन एक्सचेंज, इंडियन यूजर्स और फैसला सिंगापुर में क्यों? और ये जो दो अलग अलग देशों की कानूनी कार्रवाइयां हैं, दिल्ली और सिंगापुर, ये आपस में जुड़ी कैसे हैं? क्या एक दूसरे पर असर डाल रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये क्रिप्टो की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। देखिए, WazirX भले ही इंडियन यूजर्स पर फोकस्ड हो, लेकिन बहुत संभव है कि उसकी पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड हो। अच्छा। या उसके कुछ जरूरी फाइनेंशियल इंटरेस्ट सिंगापुर से जुड़े हों। कई क्रिप्टो कंपनियां टैक्स या रेगुलेटरी सहूलियत के लिए ऐसी जटिल कॉर्पोरेट संरचनाएं बनाती हैं। इसीलिए रीस्ट्रक्चरिंग और इंसॉल्वेंसी जैसे मामले सिंगापुर की कोर्ट में सुने जा रहे हैं, जहां की कानूनी व्यवस्था कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के मामलों में एक्सपर्टीज रखती है। ओके। अब रही बात दिल्ली और सिंगापुर की कार्रवाइयों के कनेक्शन की, तो ये सीधे तौर पर एक ही केस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये WazirX के लिए एक दो-धारी तलवार की तरह है। दोनों मिलकर उस पर दबाव बना रही हैं। इसे ऐसे समझिए, सिंगापुर में जो हो रहा है वो WazirX के अस्तित्व का सवाल है। कंपनी बचेगी या बंद होगी, क्रेडिटर्स को कुछ मिलेगा या नहीं, ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिकवरी पर केंद्रित है। अस्तित्व। और दिल्ली में जो हो रहा है वो WazirX के आचरण का सवाल है। कंपनी ने अतीत में कैसे काम किया, खास तौर पर बाइनेंस के साथ क्या रिश्ते थे, भविष्य में उसे कितना पारदर्शी होना होगा, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर केंद्रित है। मतलब एक जगह जान बचाने की लड़ाई है और दूसरी जगह इज्जत या साख बचाने की। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। सोचिए, अगर आज सिंगापुर कोर्ट प्लान को मंजूरी दे देता है, WazirX को थोड़ी सांस लेने की मोहलत मिल जाएगी। हाँ। लेकिन फिर उसे दिल्ली कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा, बाइनेंस के साथ संबंधों का पूरा खुलासा करना होगा। अब उस खुलासे से क्या निकलेगा ये कौन जानता है। हो सकता है उससे कोई नई जांच शुरू हो जाए या नई मुश्किलें खड़ी हो जाए। ये भी है। और अगर सिंगापुर में प्लान खारिज हो गया तो? अगर सिंगापुर में प्लान खारिज हो जाता है, तब तो WazirX का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। तब शायद दिल्ली में पारदर्शिता की मांग उतनी रेलेवेंट ही न रह जाए, क्योंकि पहला सवाल तो यही होगा कि एक्सचेंज बचेगा भी या नहीं। सही बात। तो हाँ, ये दोनों कार्रवाइयां अलग अलग होते हुए भी WazirX के भविष्य की दिशा तय करने में आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, क्या ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री, जिसमें कंपनियां अक्सर कई देशों में ऑपरेट करती हैं, उनकी लीगल स्ट्रक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होती है, क्या ये इंडस्ट्री इस तरह के मल्टी ज्यूरिसडिक्शनल क्राइसिस यानी कई देशों से जुड़े संकटों से निपटने के लिए तैयार है? क्या अलग अलग देशों के रेगुलेटर्स और कोर्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का कोई सिस्टम है? फिलहाल तो जवाब नहीं लगता है, और WazirX का मामला इसी कमी को दिखा रहा है। तो कुल मिला के देखें तो आज का दिन WazirX के लिए, उसके यूजर्स के लिए और शायद पूरे इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही अहम एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का पारदर्शिता पर जोर भविष्य के लिए नियम तय कर सकता है, जबकि सिंगापुर की कोर्ट का फैसला सीधे सीधे एक्सचेंज के वजूद और लाखों लोगों के फंसे हुए पैसों का भविष्य तय करेगा। दोनों मिलकर एक्सचेंज की किस्मत लिख रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ WazirX तक ही सीमित नहीं रहेगी। इससे जो सबक निकलेंगे वो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये डेवलपमेंट्स हमें बता रहे हैं कि रेगुलेशन का माहौल कैसे बदल रहा है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यूजर सेफ्टी, ये सब अब सेंटर में आ रहे हैं। ये हमें ये भी दिखा रहे हैं कि संकट के समय कंपनियां कैसे रिएक्ट करती हैं, उनके बनाए प्लान कितने भरोसेमंद होते हैं और लीगल प्रोसेस कितने जटिल हो सकते हैं। क्रेडिटर्स का बर्ताव, कोर्ट्स के फैसले, ये सब भविष्य में ऐसे ही मामलों के लिए एक नज़ीर, एक उदाहरण का काम करेंगे। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो आगे सोच सकते हैं।
मान लीजिए वजीर-एक्स इस मुश्किल दौर से सफलतापूर्वक निकल जाता है, सिंगापुर में प्लान मंजूर हो जाता है, दिल्ली की शर्तें पूरी होती हैं और धीरे धीरे रिकवरी होती है, तो क्या ये दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए एक तरह की प्लेबुक या गाइड बुक बन जाएगा कि इतने बड़े संकट से कैसे उभरा जाए? या फिर नतीजा चाहे जो भी निकले, क्या ये स्थिति क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो गहरे जोखिम हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी की कमजोरी, रेगुलेटरी अनिश्चितता, इंटरनेशनल ऑपरेशंस की जटिलताएं, क्या ये उन्हीं को परमानेंटली हाईलाइट करती है? क्या ये एक चेतावनी है जिस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है? सोचने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर।